हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस जल्दी से सारे बच्चे आ जाएंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे बारे में, मेरा नाम है घनश्याम पारिक, आपका फिजिक्स मेंटोर। जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइज, मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस रह चुका है पढ़ाने का। मैंने बहुत सारे बच्चे टीच किए हैं, जिसमें से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। यदि आप भी अपना गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस बेहतरीन से सेशन के अंदर और इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए ज़्यादा देरी हम नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो बैच है कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच, वो हमने लॉन्च कर दिया है। तो कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारी ऐप पे जाना है। यहां से स्कैन करके आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे, राइस स्मार्ट हिंदी ऐप वहां पर सर्च करेंगे और हमारी ऐप के ऊपर आते ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच के साथ। ठीक है, जहां पर आपको डेली 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेली क्लास टेस्ट आपके होंगे, वीकली असाइनमेंट टेस्ट होंगे, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट भी होंगे, सेमेस्टर टेस्ट भी होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा और जेनरिक टॉपिक्स। ठीक है, ये इतने सारी चीजों के साथ इस कोर्स को जो है बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। ठीक है, तो जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच के साथ। यदि आप मेरा कूपन कोड यानी कि GP500 का यूज करते हैं तो यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच के साथ। ठीक है, चलिए आज की क्लास जो है उसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम द सन एज वेल एज फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से सूर्य और पृथ्वी के पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या चीज है। ठीक है, तो जल्दी आंसर देंगे सारे बच्चे। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लगभग बच्चों को पता होता है, लगभग बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है और ये क्या काम करती है, सन से जो भी हीट आ रही है, सन से जो भी हीट जो भी रेडिएशन आ रही है उनको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और अर्थ से जब जो भी आपकी रेडिएशन जाती है उनको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर को लगातार क्या कर रही है, गर्म कर रही है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सिंबल भी आप याद रखेंगे, CO2। ठीक है, CO2, इसी को आप ड्राई आइस भी बोलते हैं। ठीक है, CO2 जो है वो एक सब्लिमेट है। क्या है, एक सब्लिमेट है, यानी कि ये कभी भी लिक्विड फॉर्म के अंदर नहीं आती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को भी, कभी भी लिक्विड फॉर्म के अंदर नहीं आती है, या तो ये गैसियस फॉर्म के अंदर रहेगी या फिर सॉलिड फॉर्म के अंदर रहेगी। ठीक है, इसकी दो ही फॉर्म हो सकती है आपकी, या तो ये गैस के अंदर रहेगी और या ये सॉलिड फॉर्म के अंदर रहेगी। ठीक है, यदि ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है तो इसको आप ड्राई आइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, यानी कि शुष्क बर्फ जो आप बोलते हैं। ठीक है, वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से आपसे कई बार पूछा जाता है कि कौन सी गैस जो है वो आपके जो आपका पानी होता है। ठीक है, किसका पानी, CaO। ठीक है, यानी कि जो आप घर के अंदर सफेदी करते हो ना, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, उसके पानी को दूधिया कर देती है, वो कौन सी गैस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है। तो ये भी कौन सी गैस है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये आपके चूने के पानी को, कौन से पानी को, चूने के पानी को, चूने के पानी को दूधिया करने वाली जो गैस है। ठीक है, यानी कि चूना का पानी जो है वो आपका व्हाइट कलर का नहीं होता है। ठीक है, जबकि थोड़ा सा ब्लू कलर का होता है, लेकिन उस पानी को क्या कर देती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है अगर उसके अंदर से पास होगी तो ये उस पानी को क्या कर देगी, दूधिया कर देगी, यानी कि सफेद रंग का बना देगी। ठीक है, तो ये कुछ आपकी क्वालिटी है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अच्छा, इसके अलावा जो आपके अग्निशामक जो होते हैं, ठीक है, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, ये गैस जो है आग बुझाने के लिए भी जरूरी गैस है। ठीक है, तो याद रखेंगे इतनी बातों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर, एज नोट अ वेक्टर। ध्यान रखना, इस नोट को कई बार हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो नोट ए वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी जो है वो एक सैदिश राशि नहीं है। ठीक है, सैदिश राशि नहीं है वो बतानी, सैदिश राशि नहीं है यहां पर। ठीक है, एक्सेलेरेशन नहीं है, फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है या फिर वेलोसिटी नहीं है। तो जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे एक साथ।
अब इनके अंदर से देखिए ध्यान रखेंगे, एक्सेलरेशन की बात करें, चाहे हम फोर्स की बात करें, चाहे हम वेलोसिटी की बात करें, ये तीनों के तीनों जो होते हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, वेक्टर है, यानी कि ये सदिश राशियां हैं। जबकि इलेक्ट्रिक करंट जो यहां पर होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक एदिश राशि होती है, ठीक है, कैसी राशि होती है, एदिश राशि होती है। एदिश का मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि जो बाकी यहां पर बाकी यहां पर है, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया या एक्सेलरेशन हो गया, ये क्या है, ये सदिश राशियां हैं। और इलेक्ट्रिक करंट कैसी है, एदिश राशि है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके पास डायरेक्शन भी होती है, लेकिन डायरेक्शन के होते हुए भी वो क्या है, कैसी राशि है, एदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। एक चीज का और ध्यान रखेंगे यहां पर, बी ऑप्शन वैसे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर बनेगा। एक चीज होती है आपकी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ठीक है, क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, तो यह ध्यान रखेंगे आप कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। विद्युत धारा घनत्व जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ध्यान रखेंगे इस बात को, प्रॉपर्ली माइंड के अंदर रखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक एदिश राशि होती है, ठीक है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को इसीलिए बनाया गया क्योंकि करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एक उसके पास डायरेक्शन तो होती है, लेकिन फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां पर अगर वेक्टर डायरेक्शन बतानी हो हमें, तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक करंट जो है यहां पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। द फिनोमिना ऑफ राइजिंग द आउटर एज ऑफ कर्व्ड रोड अबाउट द इनर एज प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द व्हीकल टेक अ सेफ टर्न इज कॉल्ड। यानी कि जो आपका रोड के ऊपर, कई बार क्या होता है, रोड जो है ना वो आपके सीधे नहीं बनाए जाते, ठीक है। रोड को थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, किसी एंगल पे ऐसे खड़ा कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक तो आपका इस तरह का रोड है, ठीक है, ऐसे रोड है, ठीक है, उसके अंदर क्या किया जाता है, किसी एंगल से क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा रोड को एक साइड से ऊपर कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से रोड बनाए जाते हैं, इस तरह से क्या बनाए जाते हैं, रोड बनाए जाते हैं। तो इस चीज को आप क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से, बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है, ठीक है। किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका बैंकिंग ऑफ रोड। क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड। इस चीज को आप क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखे होंगे जो हाईवेज होते हैं ना, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाता है, बैंकिंग कर दिया जाता है। किसी एंगल पे एक जो किनारा होता है, ठीक है, जो बाहरी किनारा होता है ना, उसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाता है, ठीक है, इनर साइड से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे टर्न लेना जो होगा वो क्या होगा, सेफ होगा, ठीक है। टर्न लेने में क्या होगा, सेफ होगा, कार जो है वो स्किड नहीं करेगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो गलत कथन है, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो गलत है, ठीक है। क्या कहता है, हेमेटाइट आयरन, पिच ब्लेंड कॉपर, मोनाजाइट थोरियम। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, पिच ब्लेंड जो है वो तांबे का अयस्क है, या फिर मोनाजाइट जो है थोरियम का है, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि सही नहीं है। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। हेमेटाइट जो है वो आयरन का ओर है, ठीक है। हेमेटाइट जो है वो लोहे का अयस्क होता है, ठीक है। पिच ब्लेंड ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है आपका, ठीक है। पिच ब्लेंड जो है वो आपका कॉपर का ओर न होकर पिच ब्लेंड जो है वो यूरेनियम का ओर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोनाजाइट जो है वो थोरियम का है, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, यानी कि आंसर आपका बनेगा ओनली बी, ठीक है, ओनली बी। यानी कि ओनली जो सेकंड है वो आपका सही नहीं है, बाकी दोनों जो यहां पर लिखे गए हैं वो सही है। हेमेटाइट आयरन का है और मोनाजाइट किसका है, थोरियम का है, जबकि पिच ब्लेंड जो है वो यूरेनियम का है, यहां पर लिख रखा है कॉपर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि सही नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे अच्छे से, बी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन।
यानी कि लाइट की स्पीड जो है वो किसके अंदर सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड किसके अंदर होती है, वैक्यूम के अंदर होती है या फिर सॉलिड्स के अंदर होती है या फिर लिक्विड के अंदर या फिर गैस के अंदर। तो आपको पता है लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, लाइट क्या है, पहली बात तो आपको लाइट की स्पीड पता होनी चाहिए। लाइट की अगर नॉर्मली आपसे लाइट की स्पीड पूछता है तो वो कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या होती है, लाइट की स्पीड होती है। और लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, कई बार आपसे पूछता है कि लाइट क्या चीज़ है, तो लाइट एक ऐसी वेव है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो चीज़ों को विजिबल करती है। ठीक है, जो चीज़ों को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं आप। ठीक है, तो कहने का मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसका एक पार्ट है आपका लाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर बात करें हम तो 7 तरह की रेडिएशन आपकी होती है। ठीक है, जिसका पैटर्न अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, कई बार मैंने पैटर्न बताया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा बताने की जरूरत आपको है नहीं, लेकिन फिर भी पैटर्न अगर बताने की कोशिश करें तो सबसे पहले आता है गामा, उसके बाद आता है एक्सरे, उसके बाद आती है यूवी, उसके बाद आती है विजुअल रीजन, और इसी विजुअल रीजन को आप लाइट बोल के चलते हैं। उसके बाद आता है इंफ्रारेड, उसके बाद आता है माइक्रोवेव और उसके बाद आता है रेडियो वेव। ठीक है, तो ये 7 तरह की वेव मिलकर क्या बनाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाती है, जिसमें से लाइट जो है वो एक पार्ट है, जिसकी स्पीड अगर आपसे पूछे तो वो कितनी होती है, स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप बोल के चलते हैं सी। क्या बोल के चलते हैं, सी बराबर क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और ये लाइट की स्पीड किसके अंदर होती है, वैक्यूम के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, वैक्यूम के अंदर होती है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर होती है। उसके बाद किसके अंदर होती है, वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद किसके अंदर होती है, उसके बाद होती है गैसेस के अंदर, और उसके बाद किसके अंदर होती है, लिक्विड के अंदर, और लिक्विड के बाद किसके अंदर होती है, ये सॉलिड के अंदर होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे इसको। ठीक है, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, वैक्यूम के अंदर, उसके बाद आपकी गैसेस के अंदर, उसके बाद लिक्विड के अंदर, उसके बाद सॉलिड के अंदर। ठीक है, वहीं पर एक तरह की और वेव है जिसको आप साउंड वेव बोलकर जाते हैं। ठीक है, साउंड वेव की अगर बात करें तो साउंड वेव जो है वैक्यूम के अंदर तो ट्रेवल नहीं कर सकती है। साउंड वेव की स्पीड जो है वैक्यूम के अंदर क्या होगी, 0 होगी। और साउंड वेव की जो स्पीड है वो सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद लिक्विड के अंदर, उसके बाद गैसेस के अंदर, यानी कि पैटर्न जो है वो बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, साउंड वेव का जो पैटर्न है वो बिल्कुल उल्टा है, जबकि लाइट वेव का जो है वो वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा, उसके बाद गैसेस के अंदर, उसके बाद लिक्विड के अंदर, उसके बाद सॉलिड के अंदर। और वैक्यूम के अंदर अगर लाइट की स्पीड आपसे पूछी जाए तो सी के द्वारा उसको लिखते हैं, और वो कितनी होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, व्हाइट लाइट जो होती है उसके अंदर 7 कलर भी होते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, व्हाइट लाइट जो है उसके अंदर 7 कलर होते हैं। ठीक है, और 7 कलरों का पैटर्न अगर बनाने की कोशिश करें तो विबग्योर नाम का एक पैटर्न बनता है। ठीक है, विबग्योर नाम का क्या बनता है, एक पैटर्न बनता है। विबग्योर का मतलब होता है यहां पर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड से। ठीक है, तो ये 7 कलर बनते हैं। और कई बार लाइट क्या होती है इन 7 कलरों के अंदर स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलरों के अंदर क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इस चीज को आप डिस्पर्जन बोल के चलते हैं। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो कि प्रिज्म के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज होती है। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम आई से लिखते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि चार्ज जो है वो कितना चार्ज आपका बह गया और कितने टाइम के अंदर बह गया। ठीक है, कितना चार्ज किसी वायर से निकल गया और कितने टाइम के अंदर निकल गया, उसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, यहां पर चार्ज की यूनिट जो होती है वो कूलम होती है, जबकि टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो अगर आई की यूनिट हम बनाएं तो वो क्या बनेगी, कूलम पर सेकंड बनेगी। और इसी कूलम पर सेकंड को आप एम्पियर बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं, एम्पियर बोल के चलते हैं। ठीक है, एम्पियर, एम्पियर जो कि एक फंडामेंटल यूनिट भी है। ठीक है, एम्पियर जो क्या है, एक बेसिक यूनिट भी है। ठीक है, बेसिक या फंडामेंटल यूनिट। हमारे पास टोटल फिजिक्स के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट है, 7 बेसिक यूनिट हमारे पास है। ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट या एम्पियर जो है वो एक आपकी यूनिट है। ठीक है, बाकी 6 की अगर बात करें, ठीक है, तो यहां पर मास की यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है आपकी
एम्पियर। ठीक है, तो ये 7 हमारे पास क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर एम्पियर क्या है, एक यूनिट है, यानी कि विद्युत धारा की यूनिट क्या बनेगी, यहां पर एम्पियर बनेगी। ठीक है, तो एम्पियर जो है वो आपके क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कहां पर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है, इक्वेटर पे होता है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर होता है, मकर रेखा पर होता है, या फिर कर्क रेखा पर होता है, या भूमध्य रेखा पर, या फिर एट पोल्स। ठीक है, यानी कि ध्रुवों पर होता है। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर होगा, पोल्स के ऊपर होता है। ठीक है, ध्रुव के ऊपर जो है जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा कहां होगा, पोल के ऊपर होगा। यही कारण होता है कि पोल के ऊपर, अगर मैं बात करूं अर्थ की, ठीक है, अर्थ की बात करूं तो ये मान लीजिए इक्वेटर है, और ये क्या है, पोल है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल मान लीजिए, ये साउथ पोल मान लीजिए। तो सबसे ज्यादा जो जी की वैल्यू होती है वो भी यही होती है। ठीक है, जी की वैल्यू यहां पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जी की वैल्यू पोल के ऊपर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर पोल के ऊपर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कहां पर होता है, मिनिमम होता है इक्वेटर पे। ठीक है, यहां पर क्या होगा, मिनिमम होगा, यहां पर भी क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी कि अगर जी की बात करें तो जी की वैल्यू भी यहां क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। ठीक है, और जी की वैल्यू यहां भी क्या रहेगी, जी की वैल्यू यहां पर मिनिमम रहती है। ठीक है, मिनिमम कहां पे रहती है, इक्वेटर पे रहती है, जबकि मैक्सिमम कहां पे रहती है, पोल पे रहती है। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि वेट जो है किसी बॉडी का वो मैक्सिमम कहां पर होगा, तो किसी बॉडी का वेट जो है वो पोल के ऊपर ही मैक्सिमम होगा। ठीक है, अच्छा, कई बार आपसे पूछा जाता है कि प्रेशर जो है वो किसी लिक्विड का, ठीक है, अगर सेम हाइट के ऊपर आपको दे दिया जाए तो मैक्सिमम प्रेशर जो है वो लिक्विड का कहां पर होगा, तो पोल के ऊपर मैक्सिमम होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि किसी लिक्विड का अगर प्रेशर आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है रो जी एच। ठीक है, और जी की वैल्यू जहां पर मैक्सिमम है वहीं पे प्रेशर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो प्रेशर भी यहां मैक्सिमम होता है, वेट भी यहां मैक्सिमम होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहां मैक्सिमम होता है, जी की वैल्यू भी यहां क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से, पोल पे क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो डी क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इनमें से कौन सी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक पहले ऐसा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एक ये क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है। तो मोमेंटम की अगर बात करें, चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, चाहे टॉर्क की बात करें, ठीक है, ये तीनों जो होती है हमारे पास कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये तीनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि अगर स्पीड की हम बात करते हैं तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है ये गति, यहां पर गलत लिखा गया, वैसे चाल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चाल। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला आप 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 5वीं क्लास से आपने पढ़ना स्टार्ट किया था इस फॉर्मूले को। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, यहीं पे स्पीड जैसी एक चीज और होती है जिसको आप वेलोसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, स्पीड वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगर यूनिट की बात करें तो चाल जो होती है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और वहीं पे वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन अच्छे से एक बात का ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वी से वेक्टर, वी से वेलोसिटी, एस से स्केलर और एस से स्पीड। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी जो होती है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द पिच ऑफ साउंड, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो साउंड के पिच के बारे में बताता है आपको। ठीक है, डिटरमाइंस द पिच ऑफ साउंड। ठीक है, यानी कि कौन सा जो है वो यानी कि इसमें से कौन सी चीज है जिसके ऊपर साउंड का पिच जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, पिच को आप तारतम्य भी बोलते हैं। ठीक है, या स्वर मान या फिर तारतम्य भी बोलते हैं। ठीक है, इसी का नाम क्या होता है, तारतम्य। के बाद तारतम्य आपको लिखा दे देता, एम्पलीट्यूड होगा आयाम, या फिर लाउडनेस यानी कि प्रबलता, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य। तो ध्यान रखेंगे अच्छे से,
किसी भी साउंड का जो पिच है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, यानी कि आवर्ती पर निर्भर करता है किसी भी साउंड का पिच। ठीक है, किसी भी साउंड का पिच जो है वो आवर्ती पर निर्भर करता है। अच्छा, पिच आपको क्या बताता है? अगर पिच की बात करें या तारतम्य की हम बात करते हैं तो तारतम्य किसी भी साउंड का मोटा या पतला होना बताता है कि कोई साउंड ग्रेव है या फिर श्रिल है। ठीक है, यानी कोई साउंड जो है वो मोटी साउंड है या फिर पतली साउंड है। ठीक है, इसके बारे में बताता है पिच। और अगर हम बात करें, अक्सर जो आपके वॉइस होते हैं उनका पिच जो होता है वो लो होता है। ठीक है, पिच क्या होता है, लो पिच होता है। ठीक है, अगर वॉइस की बात करें तो क्या होगा, लो पिच साउंड होती है वॉइस की। अगर वहीं पर हम गर्ल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होती है, हाई पिच साउंड होती है इनकी। क्या होती है, हाई पिच साउंड। ठीक है, इनकी हाई पिच साउंड होती है और बॉयज की क्या होती है, लो पिच साउंड होती है। इसलिए आपने ये चीज नोटिस की होगी कि बॉयज की जो साउंड है वो क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, जबकि गर्ल्स की साउंड जो है वो क्या होती है, पतली साउंड होती है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, पिच के कारण होता है। और पिच किस पे डिपेंड करता है, पिच आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, यानी कि आवर्ती पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं अलग हो जाता हूं थोड़ा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच फिनोमिना शो द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी कौन सा फिनोमिना जो पार्टिकल नेचर को शो करता है। ठीक है, यानी कि कौन सी घटना है प्रकाश की जो कण प्रवृत्ति को दिखाती है। ठीक है, कौन सा ऐसा है जो लाइट के पार्टिकल, अब आपको पता है लाइट जो है ना उसके दोनों नेचर है। लाइट के क्या है, दो नेचर हैं, एक तो है पार्टिकल नेचर और एक है वेव नेचर। ठीक है, लाइट के दोनों तरह के नेचर हैं, एक पार्टिकल नेचर है और एक वेव नेचर है। ठीक है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, आपको मैं एक स्टोरी के माध्यम से समझा देता हूं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने क्या दिया, न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी जिसको आप बोलते हैं न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी। ठीक है, और उसके अंदर कहा गया था कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, लाइट जो है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, लेकिन बाद में ये देखा गया कि लाइट जो है वो ऐसा पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करती, लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है। एक साइंटिस्ट आए थे आपके हाइगन। ठीक है, और हाइगन ने अपनी एक थ्योरी दी थी। ठीक है, हाइगन प्रिंसिपल के नाम से फेमस हुआ। और हाइगन ने कहा था कि लाइट जो है पार्टिकल नहीं होकर एक वेव है। लेकिन बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया एक एक्सपेरिमेंट जिसको आप बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वहां से आपका दोबारा से फिर से कंफर्म हो गया कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल है। ठीक है, तो क्या हुआ कि साइंटिस्टों के अंदर उस टाइम के अंदर युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक है, लड़ाई स्टार्ट हो गई। किसी ने कहा पार्टिकल है, किसी ने कहा वेव है, किसी ने कहा पार्टिकल है, किसी ने कहा वेव है। लेकिन उस टाइम के अंदर एक अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, अच्छे व्यक्ति थे मतलब समझदार व्यक्ति थे उस समय के अंदर, जिनका नाम था डी ब्रोय। ठीक है, या डी ब्रोगली आप बोलते हैं, डी ब्रोय या डी ब्रोगली। तो डी ब्रोय ने उस टाइम क्या कहा कि ऐसे लड़ना ठीक नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि लाइट जो है उसके दोनों नेचर हैं। ठीक है, और एक थ्योरी दी थी आपकी, थ्योरी दी थी, एक हाइपोथेसिस दी थी, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट के दोनों नेचर हैं, लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, लाइट का वेव नेचर भी है। ठीक है, और वेव नेचर को कौन एक्सप्लेन करते हैं, जो यहां पर आंसर के अंदर नहीं आएगा वो वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है, और जो आंसर के अंदर आ गया वो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही अल्बर्ट आइंस्टाइन, देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे काम किए थे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या दिया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दी थी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे फिजिक्स के अंदर काम किए थे। E = mc स्क्वायर इक्वेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन की दी हुई है। ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो बनाया था। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला है वो किसके लिए मिला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के कौन से काम के लिए, कौन से कार्य के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला है, तो किसके लिए मिला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। लाइट जो है एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, जबकि बाकी सारे जो है पोलराइजेशन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि लाइट का जो है, ये क्या बताते हैं, ये लाइट का वेव नेचर बताते हैं। ठीक है, कौन सा नेचर बताते हैं, और वेव नेचर बताते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या बताता है, पार्टिकल नेचर बताता है, यानी कि कण प्रवृत्ति बताता है, पार्टिकल नेचर बताता है लाइट का। ठीक है, तो सी क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर जो है उसके अंदर किस तरह की इमेज बनती है। ठीक है, कॉनकेव मिरर के अंदर किस तरह की इमेज बनती है। मैं आपको तीनों मिरर बता देता हूं।
एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखेंगे अच्छे से, प्लेन मिरर जो है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। कॉनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल और रियल दोनों तरह की इमेज बना सकता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, ये वर्चुअल बनाता है और ये वर्चुअल और रियल दोनों बना सकता है। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे कि जो रियल इमेज होती है, रियल इमेज वो हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। और वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। इसका मतलब है कॉनकेव मिरर जो है वो इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है और इरेक्ट इमेज भी बना सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर वर्चुअल इमेज बनाता है, ये बात बिल्कुल सही है, वर्चुअल इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर। रियल इमेज भी बना सकता है, ये भी सही है। इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है, ये भी सही है। यानी कि डी ऑप्शन जो है आपके क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन जो है आपके क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा, ऑल दी अबाव। यानी कि किसी तरह की इमेज ये बना सकता है। अच्छे से ध्यान रखेंगे, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कि कौन कौन से तरह की इमेज ये बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इज। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, ठीक है, अगर उसका हम मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएं तो वो कैसा बनेगा? अगर कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ये वाला ग्राफ बना देते हैं, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है आपका, यहां पर हम टाइम ले लेते हैं और यहां पर हम डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका? ऐसा बनेगा। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये क्या है? ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? कांस्टेंट स्पीड का। कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका, स्ट्रेट लाइन के अंदर। स्ट्रेट लाइन, सी ऑप्शन जो रहेगा क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा है सब कुछ। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक स्पेस थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रोंगर देन द स्टील। कौन सा है इसमें से जो स्टील से भी स्ट्रोंगर है? ठीक है, स्टील से भी ज्यादा प्रबल है, इनमें से कौन सा है? नायलॉन। कौन सा होगा? नायलॉन। ठीक है, डी ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, यहां पर ऊन नहीं हो सकता, कपास नहीं हो सकता, जूट नहीं हो सकता, नायलॉन। नायलॉन जो है वो एक पॉलीमर है, ठीक है, जो कि स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो नायलॉन आपके क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के अंदर बाकी कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर आर एग्जांपल ऑफ। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर जो है वो किसके एग्जांपल है? यानी कि उत्तल और जो अवतल दर्पण है वो किस तरह के दर्पण के एग्जांपल हैं? तो ध्यान रखेंगे, आपके मिरर दो तरह के होते हैं, एक आपका प्लेन मिरर होता है, ठीक है, और एक आपके होते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर दो तरह के आपके पास मिरर हैं। प्लेन मिरर का मतलब जो सीधा है बिल्कुल, ठीक है, और स्फेरिकल मिरर आपके दो तरह के होते हैं। ये मान लीजिए आपका कॉनकेव है और ये क्या है? कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो ये दो तरह के मिरर आपके होते हैं। स्फेरिकल मिरर जो है वो दो तरह के होते हैं आपके, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं? स्फेरिकल मिरर के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? स्फेरिकल मिरर के एग्जाम्पल है। अच्छे से ध्यान रखेंगे, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, किसी फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है उसको और क्या बोलते हैं? ठीक है, ड्रैग बोलते हैं, बायोंसी बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है, या समवेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी से बताएंगे कि जो आपका फ्लूइड के द्वारा कई बार आपने नाम सुना होगा एयर ड्रैग। कई बार आपने नाम सुना होगा एयर ड्रैग। एयर क्या है? एक फ्लूइड है, ठीक है,
और एयर क्या काम करती है, जब भी आप मोशन करते हैं, ठीक है, तो जो एयर ड्रैग है वो क्या करता है, मोशन का अपोज करता है, ठीक है। कभी आपने बाइक चला के देखा होगा, ठीक है, अगर बाइक चला के देखा होगा तो सामने से जो एयर आती है वो क्या करती है, वो फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है पीछे की तरफ, ठीक है, जो कि बाइक की स्पीड को क्या करता है, अपोज करता है, बाइक की स्पीड का क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं, ठीक है, एयर ड्रैग, ठीक है, वाटर ड्रैग। तो ये क्या है, फ्लूइड के द्वारा लगाया गया फ्रिक्शनल फोर्स है। तो अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रिसिटी एंड इन्वेंशन द लाइटनिंग रॉड एंड बायफोकल्स। इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किसका, विद्युत की खोज की थी और साथ में तड़ित चालक जो है वो बनाए थे, ठीक है, क्या बनाए थे, तड़ित चालक बनाए थे और बाइफोकल का भी आविष्कार किया है, द्विफुक्षी का भी आविष्कार किया है, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट हैं, तो यहां पर जब भी आपका इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है, जब भी तड़ित चालक की बात आती है, लाइटनिंग कंडक्टर की जब भी बात आती है, तो एक ही साइंटिस्ट का नाम आता है और वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही इलेक्ट्रिसिटी की खोज की है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया कि चार्ज जो है वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाइफोकल की खोज की है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अच्छे से, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, फिजिक्स के एक अहम साइंटिस्ट थे, एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, अच्छे से याद रखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, what is the minimum distance in मीटर के अंदर required to hear an echo, यानी कि इको सुनने के लिए कम से कम जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका कितना दूर होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कितना दूर होना चाहिए ताकि आप इको जो है वो आसानी से सुन पाओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 17 मीटर, ठीक है। क्या होगा 17 मीटर। कम से कम डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो 17 मीटर डिस्टेंस होनी चाहिए। किसके किसके, वो पर्सन जिसने साउंड प्रोड्यूस किए, यानी कि जो आपका प्रोड्यूसर साउंड का, और आपका जहां से रिफ्लेक्ट होकर साउंड वापस आ रही है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये पर्सन है आपका, इसने साउंड प्रोड्यूस की, ठीक है, और ये मान लीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए। अगर क्लियर इको सुनाई देनी है, क्लियर प्रतिध्वनि अगर सुननी है, क्लियर प्रतिध्वनि या इको सुननी है, तो कम से कम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए। कम से कम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए, ताकि आपको प्रतिध्वनि जो है वो आराम से सुनाई दे जा सके, ठीक है। अच्छा, प्रतिध्वनि इको जो है वो आप नॉर्मली आप सुनते भी हैं, ठीक है, जो आप कई बार साउंड प्रोड्यूस करते हैं वही साउंड आपको दोबारा सुनाई देती है, ठीक है, उसी चीज को आप इको बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं, इको बोल के चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वाई ए ब्लैक बोर्ड डज अपीयर ब्लैक। ब्लैक बोर्ड जो है वो ब्लैक क्यों दिखाई देता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लैक क्यों दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड की बात नहीं है सिर्फ, ठीक है, क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड का जरूर है, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपको ब्लैक क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि कोई भी कलर दिखने के आपके दो कारण होते हैं। कलर दिखने के कितने कारण होते हैं, दो कारण होते हैं, ठीक है। दो कारण के अंदर से एक मैं आपको बता देता हूं और एक कभी फिर कभी बताएंगे, ठीक है। दो कारण कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा कारण होता है रेडिएशन। दूसरा कारण क्या होता है, रेडिएशन, ठीक है। आपको मेरी टी शर्ट का कलर जो है वो ब्लैक दिखाई दे रहा है, ठीक है, मेरी टी शर्ट का कलर आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है। अगर आप मेरे सामने होते और मेरी टी शर्ट का कलर आपको ब्लैक दिखाई देता, सीधी सी बात है। तो अगर ऐसा होता तो वो कारण क्या था, वो था रिफ्लेक्शन के कारण। रिफ्लेक्शन के कारण आपको मेरे टी शर्ट का कलर जो है वो ब्लैक दिखाई देता। लेकिन अगर सन का कलर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, सन का कलर कैसा दिखाई दे रहा है आपको, येलो टाइप का दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो वो रेडिएशन के कारण दिखाई दे रहा है। किसके कारण दिखाई दे रहा है, रेडिएशन के कारण दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक तो आपको मान लीजिए जो आपका लोहा है, ठीक है, उसका कलर दिखाई देता है, और एक आपका जो तपा हुआ लोहा है, यानी कि हॉट आयरन बार जो है उसका कलर दिखाई देता है। हॉट आयरन बार का कलर आपको रेड दिखाई देता है, वो कारण रिफ्लेक्शन का नहीं है, वो रेडिएशन का कारण है। किसका कारण है, रेडिएशन का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, रेडिएशन के कारण या तो कलर दिखाई देता है आपको, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण कलर दिखाई देता है। और ब्लैक कलर आपको क्यों दिखाई देता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सारे के सारे कलर, सारी की सारी लाइट जो भी उसके ऊपर गिर रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो वो ब्लैक दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। क्यों ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि अगर सारी लाइट जो उसके ऊपर गिर रही थी उसने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली अगर, ठीक है,
तो फिर आपकी आंखों के पास कोई लाइट नहीं पहुंचेगी, और आपकी आंखों के पास जब तक लाइट नहीं पहुंचेगी आपको कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है, और क्योंकि ब्लैक कलर की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सारी लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसलिए कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी किया जाता है कि गर्मियों के अंदर जो ब्लैक कपड़े हैं वो क्यों नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, गर्मियों के अंदर ब्लैक कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जितनी भी वेवलेंथ की लाइट इसके ऊपर गिरेगी ब्लैक के ऊपर, वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जबकि व्हाइट जो है वो सारी लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो व्हाइट कपड़े जो गर्मियों के अंदर पहनने चाहिए। ठीक है, और ब्लैक कपड़े सर्दियों के अंदर पहनने चाहिए, गर्मियों के अंदर नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, यही कारण है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इट एब्जॉर्ब ऑल द कलर्स। ठीक है, यह सारे रंगों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ब्लैक जो है वो आपको ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, जबकि व्हाइट जो है वो क्या करता है, सारे रंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है। यदि कोई चीज आपको रेड दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वो क्या करती है, रेड कलर को रिफ्लेक्ट करती है और बाकी कलर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। अगर कोई चीज ग्रीन आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि ग्रीन को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है और बाकी सब कलर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ये कारण होता है किसी कोई भी कलर दिखाई देने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इफ ऑब्जेक्ट अपीयर इनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इन रियर व्यू मिरर, कोई रियर व्यू मिरर आपने ले रखा है। ठीक है, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, इनलार्ज दिखाई दे रहे हैं, बड़े दिखाई दे रहे हैं और इन्वर्टेड दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं, इन्वर्टेड दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आपने मिरर कौन सा यूज किया होगा। ठीक है, कहीं आपने कोई गलत मिरर का यूज तो नहीं कर लिया होगा। वैसे तो रियर व्यू मिरर जो होता है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। रियर व्यू मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, जो आप यूज करते हैं गाड़ियों के अंदर, बाइक के अंदर, स्कूटी के अंदर जो आप मिरर यूज करते हैं पीछे के वाहनों को देखने के लिए, वो कौन सा मिरर होता है आपका, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, जिसके अंदर वाहन जो है वो सीधे दिखाई देते हैं आपको और छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन यहां पर किसी से गलती हुई होगी, किसी ने दूसरा मिरर यूज कर लिया होगा, जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो है वो इनलार्ज दिखाई दे रहे हैं और इन्वर्टेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा मिरर उसने यूज किया होगा, तो सीधी सी बात है कौन सा यूज किया होगा, कॉन्वेक्स तो किया नहीं है। ठीक है, कॉनकेव किया होगा। कौन सा किया होगा, कॉनकेव किया होगा। अगर प्लेन भी करता ना तो ऑब्जेक्ट आपको इनलार्ज दिखाई नहीं देते। ठीक है, इन्वर्टेड दिखाई नहीं देते, क्योंकि प्लेन मिरर के अंदर भी सीधे इमेज बनते हैं। कैसे इमेज बनते हैं, सीधे और बराबर साइज के इमेज बनते हैं। लेकिन इनलार्ज दिखाई दे रहे हैं और इन्वर्टेड दिखाई दे रहे हैं। ये एक ही मिरर की प्रॉपर्टी है जो ऐसा इमेज बना सकता है। वो कौन सा है, कॉनकेव मिरर है आपका। ठीक है, तो ए क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ए क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। सोप बबल अटेन स्फेरिकल शेप ड्यू टू, सोप बबल जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, आपको पता है सोप बबल जो भी बनते हैं, ठीक है, वो क्या बनते हैं, स्फेरिकल बनते हैं। ठीक है, यानी गोलाकार बनते हैं। उसका कारण क्या है, ठीक है, तो उसका कारण क्या है, सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन कोई भी जो आपका लिक्विड है, ठीक है, वो क्या करता है, वो आपका स्फेरिकल शेप लेता है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। पानी की बूंद जो होती है वो भी स्फेरिकल बनती है, इसका कारण भी क्या है, सरफेस टेंशन है। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण ही स्फेरिकल शेप बनती है किसी भी लिक्विड की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अच्छे से। अच्छा, सरफेस टेंशन जो है वो क्या होता है, सरफेस पे जो भी पार्टिकल होते हैं ना वो चाहते हैं, सरफेस किसी भी लिक्विड का सरफेस चाहता है कि उसका एरिया जो है वो, उसका सरफेस एरिया जो है वो क्या रहे, मिनिमम रहे, इसलिए वो स्फेरिकल शेप लेता है। ठीक है, तो ये कारण क्या है किसका, सरफेस टेंशन का या पृष्ठ तनाव का। चलिए, तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन हमारे होते हैं खत्म। ठीक है, अब आप हमें विदा दीजिए, लेकिन उससे पहले एक जानकारी सुन लीजिए। ठीक है, यहाँ से स्कैन करके और यहाँ आप राइस स्मार्ट हिंदी ऐप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आप हमारी ऐप पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और हमारी ऐप पे हमने स्टार्ट कर रखा है कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच। क्या स्टार्ट कर रखा है, कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच। यदि आप कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, यदि आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे GP500 तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये कोर्स जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डेली 3 घंटे की लाइव क्लास आपको मिलेगी, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असाइनमेंट टेस्ट, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और आपका जेनरिक टॉपिक्स। ठीक है, ये कोर्स जो है वो हमने कंटेंट से भरपूर किया है। ठीक है, ताकि बच्चों की जो है अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, और अगर आप भी अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए विदा, हम मिलते हैं आपसे किसी और क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर।